हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ इस चैनल पे जिसका नाम है सिलेक्शन मंत्रा, और जहाँ पे हमने कोशिश की है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर आए और आपकी प्रिपरेशन को एक अलग ही लेवल पे पहुँचा दें। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन ऑफ दिस चैनल, यूट्यूब चैनल, एंड आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बिल्कुल होलिका दहन है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होलिका दहन क्यों किया जाता है। होलिका दहन एक ऐसा त्यौहार है हमारे हिंदू मान्यता का जिसमें आप दहन क्यों करते हैं भैया? इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने जीवन की सारी जो बुराइयां हैं, या फिर कह सकते हैं आपके जीवन में जो भी आपने गलत कार्य किए हैं, उनको आप स्वाहा कर दीजिए, उनको आप जला दीजिए, ताकि एक नई शुरुआत हो सके और नई शुरुआत के साथ साथ आप लोग एक नई ऊंचाइयां पा सकें। तो इसी नोट के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग कल होली खेलने का भी त्यौहार है, तो सभी लोग स्वस्थ रहिएगा और ध्यान से खेलिएगा और किसी को परेशान मत कीजिएगा और जानवरों पे रंग मत डालिएगा, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एंड आई होप कि आप सभी लोग के लिए बेहतर कंटेंट लेके आए हम लोग यहाँ पे। मेरा नाम सभी लोग जानते हैं, खेमेंद्र मेरा नाम है। और वीडियो के लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि बहुत अच्छा कंटेंट बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं क्लास को। एंड करीब 20 क्वेश्चंस करेंगे। कल का मेरा सेशन अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेगा, क्योंकि वो इसका जो अभी जो सेशन है इसका पार्ट 1 है। तो वहाँ पे करीब 15 क्वेश्चन मैंने कराए थे, वो भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ही थे फॉर UPPCL एंड ऑल द JE लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आप AE लेवल के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो देख सकते हैं। और जो आज के क्वेश्चन है ये करीब 20 क्वेश्चन होंगे और उसी तरीके से स्पीड से चलेंगे। एंड आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी, ठीक है ना? चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एंड स्पीडली सभी लोग इस सेशन के लिंक को शेयर कर देना, ताकि और स्टूडेंट्स तक भी चीज़ें पहुँच जाए। ओके, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर उसके बाद आप लोग आंसर देंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, in the oscillator if the phase of feedback is same as that of oscillation wave then the feedback is। अच्छा, सिंपल सी बात है यार, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आसान भाषा में अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो अगर ऑसिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑसिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो हम किस तरीके का फीडबैक उसमें यूज़ करते हैं। अगर ऑसिलेशन प्रोवाइड किया जा रहा है तो हम किस तरीके का फीडबैक उसमें यूज़ करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं, अगर आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स को पढ़ा है, तो अगर आप ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्या करते हैं? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हम यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना दोस्तों? ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है? गुड। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज ए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो आई थिंक चीज़ क्लियर हो चुकी है और आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे पास ये ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि भैया 1 घंटे तक का सेशन हो या क्या हो। कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से जानने चाहिए और बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, why the feedback circuit is said to be negative for voltage series feedback system। why the feedback circuit is said to be a negative, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक क्यों कहा जाता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए। ऑप्शंस पढ़ते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आंसर बताएंगे। द फीडबैक वोल्टेज इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रेस्पेक्ट टू द इनपुट। द इनपुट वोल्टेज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रेस्पेक्ट टू द फीडबैक वोल्टेज। Next, the feedback voltage is in the same phase with respect to the input voltage. The input voltage is in the same phase with respect to the feedback। बड़ा ही कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है? असल में होता क्या है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब कि फेज शिफ्ट तो होगा, सेम फेज में नहीं होंगे, ठीक है? कितना फेज शिफ्ट होगा? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। किस किस के बीच में फेज शिफ्ट होगा? फीडबैक इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद रेस्पेक्ट टू इनपुट। इनपुट तो हमें गिवन ही है भैया, इनपुट तो हमें गिवन ही है, उसके 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे होगा मेरा फीडबैक, ठीक है?
ऐसा नहीं बोलते कि इनपुट आउट ऑफ फेज है, ठीक है ना। इनपुट मेरा सेम रेफरेंस पे है, फीडबैक मेरा आउट ऑफ फेज है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेशन की लिंक को शेयर कर देना बाकी दोस्तों के साथ, ताकि और बेहतर तरीके से बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर सकें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है भैया, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ए लेवल का क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूं, और टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग नहीं जानते इसका तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलो सोच समझ के आंसर देंगे चैट सेक्शन। For the difference amplifier circuit shown below, determine the output voltage at terminal A. A टर्मिनल पे आपको आंसर बताना है क्या आउटपुट वोल्टेज होगी। पहले आप यार थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को एनालाइज करो और फिर उसके बाद मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। आसान है, मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, वही कॉन्सेप्ट लगेगा OPMP के हर एक प्रकार के क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है UPPCL किसी भी JEE लेवल के एग्ज़ाम में, AE लेवल के एग्ज़ाम में, इवन गेट और ESC में भी इसी तरीके के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको सीख गए, एक कॉन्सेप्ट सीख गए, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपके बन जाने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजीली। चलो अच्छा, तो कई बार होता क्या है यार कि इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो अभी हम लोग एक चीज़ सीखेंगे यहाँ पे, वह कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम सीखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ना वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये जो ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये माइनस मतलब होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये प्लस मतलब होता है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। माइनस इन्वर्टिंग प्लस नॉन इन्वर्टिंग, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, के बीच में वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, ये समझ लो, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन बनानी है, आपको दो इक्वेशन बनानी है। सपोज करो यार मैंने एक चीज़ लिख दी, V1 इसका नाम दे दिया, V2 इसका नाम दे दिया, लिख सकता हूँ ना, कोई टेंशन नहीं है। अब V1 के हिसाब से आप एक इक्वेशन बनाइए यहाँ पर, ठीक है। V1 के हिसाब से मैं एक इक्वेशन बना रहा हूँ। तो आपने सिंपल सी चीज़ है यार, आपने नोडल एनालिसिस पढ़ा है, वही नोडल एनालिसिस से यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे। V1 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 प्लस V1 बाय 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई दोस्तों? हो गई ना। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, ठीक है। V2 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 15, सब सही चल रहा है, प्लस V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गई मेरी। नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड रूल, अकॉर्डिंग टू द वर्चुअल ग्राउंड रूल, अकॉर्डिंग टू द VG रूल, V1 is equal to V2, V1 is equal to V2 that is equal to V, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैं लिख देना चाहता हूँ। तो यार जहाँ पर भी मैंने V1 लिखा है या फिर V2 लिखा है, वहाँ पर मैं इसको V पुट कर दूंगा, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, ठीक है ना। ये दो मेरी इक्वेशन आ गई, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं। तो अच्छा, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्लास 8 का दिमाग लगा के, क्लास 8 मैथमेटिक्स इक्वेशंस विद लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स, याद आया? क्लास 8 CBSE, ठीक है। उसको सॉल्व कर लो आप और आंसर बताना, ठीक है ना। और मैं आंसर इसका नहीं बताऊँगा आपको, आप लोग आंसर बताएंगे मुझे चैट सेक्शन में। और अगर चैट सेक्शन में अभी नहीं बता रहे हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ये चारों में से कोई एक इसका आंसर निकलेगा जो कि आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है ना। दो इक्वेशन बन गई और दो इसके रिजल्ट मिल जाएंगे आपको इजीली। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है। याद करो क्लास 8 लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल्स। क्लियर दोस्तों?
कमेंट सेक्शन में, जो भी लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे या फिर आप इस वीडियो को बाद में देखेंगे, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करके पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट अबाउट द डार्लिंगटन पेयर? इनमें से कौन सा गलत है अबाउट द डार्लिंगटन पेयर? बताइए। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, कल भी आपने ये जो डार्लिंगटन है ये साइंटिस्ट का नाम है, बताया था ना मैंने, कुछ और मत समझ लेना। देखो डार्लिंगटन पेयर का जो पेयर मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांजिस्टर। डार्लिंगटन पेयर इसलिए बोला जाता है, तो उससे हम एक एम्पलीफायर बनाते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती है? इट हैज़ अ वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस, गेन ज़्यादा होगा, हाई इनपुट रेजिस्टेंस रहेगा, लो आउटपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है, वोल्टेज गेन, जी हाँ वोल्टेज गेन इसका यूनिटी रहेगा, वोल्टेज गेन इसका यूनिटी रहेगा। इट इज़ अ करंट बफर, नो, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर। इट इज़ अ हाई करंट एम्पलीफायर, ओके, नॉट करंट बफर। ठीक है, सो डी इज करेक्ट आंसर हियर, डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो ये जो है ये वाला ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर हियर। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलो in a class AB operation is often used in the power amplifier in order to do what? Okay, क्लास ए बी एम्पलीफायर की अगर बात करें, अच्छा अगर मेरी कल की क्लास देखी है तो आप लोगों को क्लासिफिकेशन मिल जाएगी पावर एम्पलीफायर्स की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। ठीक है, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, तो जाकर ज़रूर देख लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब वहीं से एक प्रश्न आया है आपके पास, क्लास ए बी ऑपरेशन क्यों यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने के पीछे क्या रीज़न है? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है आपका, इसके अंदर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ओवरकम करने की क्षमता होती है, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ओवरकम करने की क्षमता होती है क्लास ए बी टाइप ऑफ एम्पलीफायर के अंदर। तो सी इज़ करेक्ट आंसर हियर। आई होप चैट में सभी लोग बेहतर तरीके से आंसर्स दे रहे हैं, ध्यान रख लेना, जल्दी चल रहे हैं और अच्छे से चीज़ों को सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। So the following is not an LC oscillator. LC ऑसिलेटर का क्या मतलब होता है, पहले तो ये समझो। देखो ऑसिलेटर वो डिवाइस होते हैं जिसके अंदर हम किसी ना किसी तरीके से 360 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करा दें। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, ताकि ऑसिलेशन प्रोड्यूस होने लग जाए तो वो ऑसिलेटर कहने लग जाता है। अब कुछ तरीके के ऐसे ऑसिलेटर्स होते हैं आरसी ऑसिलेटर, जिसमें हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के हेल्प से फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे ऑसिलेटर्स होते हैं जिसमें हम इंडक्टर और कैपेसिटर के कंबाइंड कॉम्बिनेशन से 360 डिग्री का या फिर किसी भी डिग्री का हम लोग फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं ओवरऑल। बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आ गया कि एलसी ऑसिलेटर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपका हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट्स ऑसिलेटर और क्लैम्स ऑसिलेटर, ये तीनों के तीनों एलसी ऑसिलेटर की कैटेगरी में आते हैं। अगर कहीं से भूल जाओ ना तो ध्यान रख लेना, ये एच से बनता है क्या? हेनरी। क्या बनता है? हेनरी। हेनरी किसकी यूनिट होती है भैया, बताओ? हेनरी बनता है ना एच से, हेनरी बना। हेनरी किसकी यूनिट हो गई आपकी? इंडक्टेंस की। ठीक है ना। सी से क्या बना? कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर का सी आ गया। क्लैम्प कैपेसिटर, कैपेसिटर का सी आ गया। तो एल सी के में जितना आ गया एच सी सी। ठीक है, इससे समझ सकते हैं। क्रिस्टल इज़ अ वेरी डिफरेंट, क्रिस्टल बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर कौन कौन से होते हैं आपकी? जो पीजो इलेक्ट्रिक जो आपके डिवाइसेस होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब समझो आप। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक का मतलब ये होता है
कि अगर आप किसी भी डिवाइस के ऊपर, किसी भी चीज़ एलिमेंट के ऊपर मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड करा रहे हैं, मैकेनिकल प्रेशर अगर आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके अंदर चार्जेस का आवागमन होता रहे। आवागमन मतलब चार्जेस मूव करे स्पीड से। अब यार चार्जेस मूव करेंगे स्पीड से, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं स्पीड से, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, वो मूव कर रहा है स्पीड से, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब मैकेनिकल प्रेशर प्रोवाइड कराने की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो वो कौन से ऑसिलेटर की वजह से होती है? क्या कहा जाता है उसको? क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर कहा जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। एक दो नाम लिख देता हूँ। रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट एक पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट का नाम है, तो ये पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई आई थिंक इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगर सेशन मज़ा आ रहा है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट, ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है क्योंकि ये सीधा न्यूमेरिकल है जो कि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वैसे मैं बता ही दूंगा, एक बार ट्राई कर लो। चलिए, in a class B push pull type of amplifier with transformer coupled load, two transistor, इतना each watt पे है, what is the maximum power output can obtain at the load from this circuit? फॉर्मूला बता देते हैं पहले। पुश पुल एम्पलीफायर का मतलब मैं आपको बता दूं, पुश पुल एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर्स होता है जहाँ पे आपके दो क्लास बी एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। दो क्लास बी एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। एक क्लास एम्पलीफायर तो 180 डिग्री के लिए जो C1 है और C2 है वो अगले 180 डिग्री के लिए आपकी जो आउटपुट करंट है उसको अपने अंदर से फ्लो करवाता है, ठीक है। तो दो मेरे पास यहाँ पे क्लास बी के एम्पलीफायर्स लगते हैं, उनको इस तरीके से कंबाइन किया जाता है। अच्छा, क्लास बी एम्पलीफायर क्या था? जिसमें 180 डिग्री के लिए करंट फ्लो हो, ठीक है ना, एक ट्रांजिस्टर में से, ठीक है। हम दो यूज़ कर लेते हैं ताकि उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैं बताया था आपको, पी डी सी बराबर 2/π² मल्टीप्लाइड बाय पी ए सी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओ और पी डी सी की जगह 10 पुट कर देना। करेक्ट आंसर अराउंड आएगा आपका 5050, ठीक है ना। पी ए सी की वैल्यू आपने को निकालनी है, पी ए सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो 50 करीब करीब आंसर आएगा क्योंकि π² इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, तो 10/2, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 50 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली हम आंसर निकाल चुके हैं। चलो, ठीक है, नेक्स्ट। बिल्कुल वही जो मैंने वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दीजिए। आउटपुट वोल्टेज आपसे पूछा जा रहा है, देखो। अच्छा, यहाँ पर ये माइनस क्या है? इन्वर्टिंग। ये प्लस क्या है? नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के बीच की जो वोल्टेज है ये ज़ीरो रहेगी, ठीक है ना। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर, अच्छा यहाँ पोटेंशियल कितना है सर? ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड है मतलब सर ज़ीरो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने V1 लिख दिया, सपोज करो V1 लिख दिया। अच्छा, V1 तो है यहाँ पे ऑलरेडी, तो V लिख देते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने V लिख दिया। अब V की अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो क्या बनेगी सर? V माइनस V1 कितना है सर? 2, V माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस V माइनस 3
डिवाइडेड बाय 8 प्लस v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर बात है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर वर्चुअल ग्राउंड लगा दिया तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई कि नहीं हो गई। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड रूल v बराबर 0, यहाँ पर v बराबर 0 पुट कर दो। ये कितना हो गया, -1/2 माइनस 3/8 माइनस v0/8। सॉल्व करो और आंसर निकालो। सॉल्व करो, करेक्ट आंसर आएगा अराउंड आपका -7 आएगा आंसर यहाँ पे। सॉल्व कर लेना, सिंपल सा है। दोनों को इस तरह भेज दो सबको और v0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। -7 आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। द आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर OPMP इंक्रीजेज 8 वोल्ट इन 12 माइक्रोसेकेंड, द स्ल्यू रेट विल बी। अच्छा यार, स्ल्यू रेट का बहुत ही आसान फॉर्मूला है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय माइक्रोसेकेंड्स टाइम। तो 8/12 हो गया कि नहीं हो गया। वोल्टेज बाय माइक्रोसेकेंड्स में कितना आया, 0.67 आया कि नहीं आया। इतना आसान क्वेश्चन है, बताओ, ये पूछा गया था एग्जाम में। ठीक है, चलो। तो स्ल्यू रेट वर्ड ऐसा है जिसको देख के टेंशन हो जाती है, पर देखो कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हैं कि कैलकुलेशन है इसके अंदर। सिंपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है और आप कैलकुलेट कर लेंगे, वेरी इजी, इससे आसान कुछ भी नहीं। 2π√ओवर ऑफ LC। LC आपको दे रखा है, C की वैल्यू दे रखी है और L की वैल्यू भी आपको, F की वैल्यू आपको दे रखी है, तो L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 मेगाहर्ट्ज़ गिवन है, कैपेसिटेंस की वैल्यू 1000 पिको फैरेड गिवन है। तो आप कैलकुलेटर से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं जल्दी सी बता देता हूँ, आप लोगों का टाइम नहीं लगेगा। 25 माइक्रो हेनरी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर द शंट मिक्सिंग से क्या होता है, बताइए। अगर कल की क्लास देखी है तो पता होगा बहुत अच्छे से। शंट मिक्सिंग, देखो मैंने कल बताया था कि एक होती है क्या, सैम्पलिंग कहाँ पर होती है, आउटपुट पे होती है। मिक्सिंग कहाँ पे होती है, इनपुट पे होती है। मिक्सिंग दो तरीके की होती है, तो शंट और एक सीरीज, ठीक है। और सैम्पलिंग भी शंट सीरीज, वोल्टेज और करंट आप कह सकते हो उसको। अब मिक्सिंग की बात कर रहे हैं और शंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब मिक्सिंग की बात हो रही है और आपकी शंट की बात हो रही है, तो आपका जो इनपुट का जो रेजिस्टेंस है उसमें प्रभाव आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर इसमें इनपुट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ टर्म है उसको आप गाइड कर सकते हो, उसको आप बता सकते हो। अब मैंने कल भी बताया था, जहाँ पे भी शंट दिख जाए या फिर वोल्टेज दिख जाए तो वहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। नेगेटिव फीडबैक की बात चल रही है, ठीक है ना, बेसिक। अगर आपका वोल्टेज दिख जाए या फिर शंट दिख जाए तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, tend to decrease the input resistance, tend to decrease the input resistance is the correct answer। इसी तरीके से जहाँ पे सीरीज दिख जाए और करंट दिख जाए वहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ये भी बता देता हूँ कि कितने गुना डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यू रेजिस्टेंस होगा ZF विथ फीडबैक इम्पिडेंस, जो पहला वाला था डिवाइडेड बाय 1 + A बीटा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं शंट और वोल्टेज की, शंट और वोल्टेज की बात चल रही है, ये
शंट ऑब्लिक वोल्टेज। अगर मैं बात करूं करंट ऑब्लिक सीरीज, तो क्या होगा, Z फीडबैक इज इक्वल टू Z प्रीवियस वाला मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ए बीटा। एक से अधिक मान की वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई किया गया है, डेफिनेटली ZF इज ग्रेटर देन Z। इसका मतलब इनपुट जो भी रेजिस्टेंस है, जब हम करंट या फिर सीरीज की बात कर रहे हैं, वो इंक्रीज कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इन दिस केस ZF इज डेफिनेटली लेस देन Z, डेफिनेटली ये डिक्रीज किया है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि यार एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पे फिर आप पजल हो जाते हो, बड़ा कन्फ्यूजन का बिल्कुल एक बादल आपके सामने आ जाता है जो कि बिल्कुल आपके ओर वर्षा करता रहता है। तो अगर इस तरीके से सीखोगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, रटने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, ये इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, फिर कंफ्यूजन बढ़ जाता है, तो ऐसा होता है कई बार एग्ज़ाम में। तो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल इजी वे में ही ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करेंगे। चलो नेक्स्ट। टू ट्रांजिस्टर क्लास बी एम्पलीफायर इज कॉमनली कॉल्ड। अभी कुछ ही देर पहले मैंने इसको आपको बताया है। टू ट्रांजिस्टर क्लास बी एम्पलीफायर इज कॉमनली कॉल्ड व्हाट, पुश पुल एम्पलीफायर। क्या होता है इसमें, आप टू ट्रांजिस्टर क्लास बी, टू ट्रांजिस्टर क्लास बी का मतलब ये होता है कि पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर जब दो ट्रांजिस्टर काम कर रहे हैं तो 180 डिग्री के लिए एक ट्रांजिस्टर काम करेगा और दूसरे 180 डिग्री के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर काम करेगा। पहले 180 डिग्री के लिए एक ट्रांजिस्टर काम करेगा और दूसरे 180 डिग्री के लिए दूसरा ट्रांजिस्टर काम करेगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपके पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर, जो कि क्लास बी से बनता है। दो क्लास बी बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। क्या पूछा जा रहा है, फॉर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना ये, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको सॉल्व करें। मैं तरीका बता दूंगा, सॉल्व आप करेंगे और आंसर बताएंगे मुझे। द आइडियल OPMP शोन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RF इफ ऑब्टेन अ गेन ऑफ 5। गेन की वैल्यू 5 है, इसका मतलब V0 बाय Vin VI की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, परेशानी नहीं है सर। यहाँ पर एक वोल्टेज मान लेते हैं सर, हम V मान लेते हैं, यहाँ पर भी V होगी, वर्चुअल ग्राउंड, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, क्लियर बात है। V बाय VI, V माइनस VI डिवाइडेड बाय 1 प्लस V बाय 2 इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन मिल गया हमको V और VI के बीच में, क्लियर बात है। नेक्स्ट, यहाँ पर इधर देखिए, V बाय 3 प्लस V माइनस V0 बाय RF इज इक्वल टू 0। एक और रिलेशन मिल गया सर, किस किस के बीच में मिला। अब क्या हम यहाँ से V को एलिमिनेट कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, V की वैल्यू निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, दो इक्वेशन है, दोनों में से V की वैल्यू निकालिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन, करके बताऊं मैं। पहली इक्वेशन में देखिए, V माइनस V बाई 2, तो ये हो गया आपका V प्लस V बाई 2, तो 3V बाई 2 हो गया। तो V बराबर कितना, VI मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। तो ये तो हो गई इक्वेशन 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी निकालो। ठीक है, V की वैल्यू, ठीक है, दोनों को बराबर कर दो। जब दोनों को बराबर कर दोगे आपके पास अननोन कौन से रहेंगे, एक V0 अननोन रहेगा, ठीक है, एक V0 अननोन रहेगा और यहाँ पर एक रहेगा आपका VI। और ओवरऑल आपको करना क्या है, देखो यार, V0 बाय VI फाइंड आउट करना है। जब ये V0 बाय VI आ जाएगा, उसको 5 के इक्वल कर देना, आपकी RF की वैल्यू निकल जाएगी। इसको सॉल्व करके देखो कि आता है कि नहीं आता। ठीक है, सॉल्व करो। V0 बाय VI आपको निकालना है, यहाँ से आपका VI निकल गया,
एक तरीके से, और वी नॉट बाई वी आई, वी नॉट यहाँ से निकाल लो, वी नॉट बाई वी आई कर दो, वी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, आर एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व करके मुझे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, थोड़े से लेंदी होते हैं क्वेश्चन, पर अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो बनने लग जाएंगे। बार्कहुसेन्स क्राइटेरिया, ये भैया बात हो रही है ऑसिलेटर की। कौन सा फीडबैक सिस्टम होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव तो होता ही नहीं है, पॉजिटिव होता है। तो या तो ये है या फिर ये है, ए है या फिर सी है। ठीक है ना, पॉजिटिव फीडबैक होता है। ए बीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, और 0 इज मल्टीपल ऑफ 360। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए है यहाँ पर। अच्छा, ए बीटा की वैल्यू 1 का क्या मतलब सर? देखो, गेन कितना होता है, ए एफ बराबर ए बाय 1 प्लस ए बीटा। अच्छा, गेन आपका मैक्सिमम होगा, गेन आपका मैक्सिमम होगा। अच्छा, मैक्सिमम गेन कब होगा? जब यहाँ पर जो वैल्यू है ये आपकी 0 पहुंच जाए, है कि नहीं, है ना? यहाँ पर जो वैल्यू है ये 0 पहुंच जाए। ये 0 कब पहुंचेगी? जब ये, सबसे पहले तो ये नेगेटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, पॉजिटिव फीडबैक मतलब यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, वो प्लस तो नेगेटिव फीडबैक के लिए होता है। अच्छा, ये वैल्यू 0 कब पहुंचेगी? जब ए बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ क्या बना, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बना। ठीक है, इसलिए सी आंसर सही नहीं है, यहाँ पे ए सही है, करेक्ट है। बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन द एम्पलीफायर इज कॉज्ड बाय, मेरे एम्पलीफायर के अंदर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्यों होता है? अब कई लोग को पता नहीं होगा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, तो एक बार हल्का सा आइडिया ले लो कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है। देखो, जब भी हार्मोनिक का मतलब बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। हार्मोनिक का मतलब होता है, सपोज करिए कि एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव है, एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वेव आप देख पा रहे हो। अगर वो साइनोसॉइडल वेव नॉन साइनोसॉइडल बन जाए, आपने कुछ बीच में तिगड़म बैठा दिया या फिर आपने कुछ बीच में ऐसा कंपोनेंट लगा दिया जिसकी वजह से वह साइनोसॉइडल वेव अब नॉन साइनोसॉइडल है, तो आपने क्या किया है, आपने उस सिस्टम का हार्मोनिक जो डिस्टॉर्शन है वो बढ़ा दिया है। आपने उस सिस्टम का हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बढ़ा दिया है। समझ में आई बात? सही बताओ, आपने नॉन साइनोसॉइडल को नॉन साइनोसॉइडल बना दिया, उसके बाद आपने उस सिस्टम का हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इस कार्य को करने की वजह से उस सिस्टम का हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अब बढ़ चुका है। तो क्या आपने नॉन लीनियरिटी प्रोवाइड नहीं करा दी क्या सिस्टम के अंदर, है कि नहीं? इट इज अ नॉन लीनियरिटी ऑफ अ एक्टिव डिवाइस। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ जरा सोच के यहाँ पे। नॉन लीनियरिटी, डिफेक्टिव नहीं, डिफेक्टिव नहीं होता। डिफेक्टिव का मतलब अलग चीज़ होती है। डिफेक्टिव का मतलब यार डिवाइस ही खराब था, उसकी वजह से तो खराब होगा ही ना सिस्टम। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन वो है, डिवाइस तो सही है बट उस डिवाइस की नॉन लीनियरिटी की वजह से जो मेरे वेवफॉर्म में तब्दीली आई है वह मेरी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहलाई है। डिफेक्टिव पार्ट है, चेंज कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। चलो, तो करेक्ट आंसर है नॉन लीनियरिटी ऑफ द एक्टिव डिवाइस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक्टिव डिवाइस कौन सा भैया? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपका एक एक्टिव डिवाइस है कि नहीं है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार ट्रांजिस्टर एक्टिव है पैसिव है। ट्रांजिस्टर इज एक्टिव डिवाइस, ध्यान रखना मेरी बात को। नेक्स्ट, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
वेरी नाइस क्वेश्चन, इसको सोच समझ के आंसर देंगे आप लोग। A certain inverting amplifier has a closed loop gain of 25, क्लोज लूप गेन बता रहे भैया, ठीक है, AF, ठीक है, हैज एन ओपन लूप गेन ऑफ 1 लाख, अच्छा ए की वैल्यू 1 लाख। इफ द OPMP इज विथ एन ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ इतना इज सब्सटीट्यूटेड इन द अरेंजमेंट, देन द क्लोज लूप गेन विल बी। अच्छा कि नया लेकर आए हैं भैया 2 लाख गेन का, सब्सटीट्यूट कर दिया, तो आपको ये बताना है कि मेरा ओवरऑल गेन कितना रह जाएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एक बार ज़रा मैं ये देख लूँ, AF बराबर A बाय 1 प्लस ए बीटा। यार अब सोच के बताओ कि यार बीटा की वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली, बीटा की वैल्यू कितनी होती है? बीटा की वैल्यू होती है सर आपकी 0.0405, इस तरीके की बीटा की वैल्यू होती है, ठीक है ना, इतना समझ गए। बीटा की वैल्यू होती है 0.0 और आपकी ए की वैल्यू आप कितनी बता रहे हो, 1 लाख 2 लाख, ठीक है ना। तो इतनी ज़्यादा अधिक वैल्यू जब हो जाती है ए की, जब गेन की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन हम ले लेते हैं। क्या अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं इधर समझो। यार मुझे एक बात सिंपल सी बताओ कि यार 1 लाख वैल्यू है गेन की, तो क्या ये एक की कुछ मान हुआ इसके सामने? कुछ हुआ नहीं हुआ ना, हाथी के सामने चींटी बिल्कुल छोटी सी, ठीक है, कुछ मान नहीं हुआ तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ मान ही नहीं है तो निगलेक्ट कर दो ना, ठीक है। अब निगलेक्ट करा तो ये क्या बन गया, ए बाय ए बीटा बन गया ना सर। ए से ए कैंसिल हो रहा है, वो कर दो, क्या बन गया 1 बाय बीटा। इसका मतलब क्या बना, नोट पॉइंट, कि ये ज़्यादा गेन अगर होता है, अगर ज़्यादा गेन होगा तो उस समय पे मेरा जो फीडबैक का जो क्लोज लूप गेन है वो मेरा सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, फीडबैक के जो मेरा गेन है उस पर, फीडबैक गेन पे डिपेंड करेगा। 1 बाय बीटा ही रहेगा, जो पहले भी 1 बाय बीटा ही था, इतना चेंज कर लिया कुछ फर्क पड़ा नहीं। कितना रह गया आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम, वोल्टेज गेन विल बी सेम एग्जैक्टली। बताओ समझ में आया क्या? अगर यकीन नहीं होता ना तो कैलकुलेट करके देख लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख लो, पहले फॉर्मूला लगाओ, बीटा की वैल्यू निकालो, फिर बीटा की वैल्यू नए उसमें लगा के आंसर निकाल लो, सेम आएगा, सेम एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपके पास है ही, AF आपको पता है, A आपको पता है, A पहले ये लो, फिर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर बीटा की वैल्यू से इसी फॉर्मूले में पुट करके 2 लाख को पुट कर देना, आंसर सेम आएगा 25, ठीक है। श्योर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following class has the poorest linearity? Which of the following class has the poorest linearity? देखो पुअरेस्ट लीनियरिटी आपकी होती है क्लास सी एम्पलीफायर की, सबसे ज़्यादा इसमें डिस्टॉर्शन होता है क्लास सी एम्पलीफायर, इसके अंदर पुअरेस्ट लीनियरिटी आपकी मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट, फॉर द आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, फॉर द आइडियल ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर क्या आपकी वैल्यू रहेगी RI और R0 की, ट्रांस रेजिस्टेंस। इट विल बी 0 and 0। एंड अगर हम बात करें ट्रांस कंडक्टेंस की, तो फिर वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, RI और R0 दोनों, ठीक है, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, RI एंड R0 दोनों,
ट्रांसकंडक्टेंस की बात अगर हम करें। नेक्स्ट, द ए कॉमन मोड सिग्नल इज अप्लाइड टू व्हाट? कॉमन मोड सिग्नल इज अप्लाइड टू व्हाट? कॉमन मोड सिग्नल का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। ये जो दो टर्मिनल होते हैं ना मेरे पास, इनके बीच में मैं कॉमन मोड सिग्नल लगाता हूँ, उसी से निकलता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, CMRR आपने सुना होगा। तो कॉमन मोड सिग्नल को दोनों इनपुट्स के अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, दोनों इनपुट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है कॉमन मोड रेशियो को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2020। इफ 3 एम्पलीफायर हैव सेम बैंडविड्थ आर कास्केडेड, द बैंडविड्थ ऑफ रिजल्टिंग एम्पलीफायर विल बी। अगर 3 एम्पलीफायर विद द सेम बैंडविड्थ अगर मैंने कास्केड कर दिए हैं, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीफायर है उसका बैंडविड्थ कैसा रहेगा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सपोज करो कास्केड में क्या होता है, सपोज करो ये मेरे पास कास्केड सिस्टम हो रहा है, G1 G2 G3, इस तरीके से कास्केड होता है। ठीक है, अच्छा इसका ओवरऑल गेन क्या होगा भैया? G1 G2 G3, तो ओवरऑल गेन तो इंक्रीज कर गया ना भाई। अगर सेम भी हो तो जी क्यूब हो गया, ठीक है ना, ओवरऑल गेन आपका इंक्रीज कर गया ना। मेरे सिस्टम के लिए गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अगर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट हुआ और जब आपने कास्केडिंग करी है तो गेन बढ़ गया, तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया भैया? सेम नहीं होगा, बेटर नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, वर्स देन ईच स्टेज, सबसे कम हो जाएगी बैंडविड्थ मेरी। तो आई होप कि यार सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, आज का जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है। एंड मज़ा आया होगा आज की क्लास में, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। मेरा नाम है खेमेंद्र और हम मिलेंगे। अब कल तो छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी कल, क्योंकि होली का त्यौहार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बेहतर तरीके से होली को बनाएंगे और अच्छे से रंग लगाएंगे अपने साथियों को और अपनी सहेलियों को। एंड बस किसी को परेशान मत कीजिएगा और गुब्बारों का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो क्या करोगे? लाइक कर दोगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि नया चैनल है तो फिर सब्सक्राइब कर लो तो अच्छा ही है, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आता ही रहेगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। मेरा नाम है खेमेंद्र और अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय।